नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज से ठीक 43 दिन बाद यानी कि 10 मई 2023 को कर्नाटक में चुनाव होंगे, मतदान होगा और उसके 3 दिन बाद यानी कि 13 मई को नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि किसका पलड़ा कितना भारी रहने वाला है। भविष्य की राजनीति भी वहां से तय होगी। यानी कि कर्नाटक अपने आप में बहुत ही अहम चुनाव है। लिटमस टेस्ट होगा राहुल गांधी का भी, कांग्रेस का भी, पूरे विपक्ष का भी कि कितना दम है उसमें। इसी को लेकर आज बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, क्या लग रहा है, कर्नाटक में शंखनाद तो हो गया है, अब 43 दिन बाद क्या होने वाला है? जनता क्या सोच रही है, किस तरह के मुद्दे हैं? और राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से हम बात करते हैं, हाल ही में उनकी सदस्यता गई है। कर्नाटक में ही एक जगह पर उन्होंने बोला था 2019 में 24 के चुनाव आ गए। लोकतंत्र में दरअसल जो आपसी खींचतान होती है, जिसको आज आप संसद में देख रहे हैं और फिर दिल्ली की सड़कों पर देख रहे हैं, या फिर कई राजधानी हैं उनकी सड़कों पर देख रहे हैं, उसका जो असल यूँ कह ले मानक होता है वो होता है चुनाव। जो भी चल रहा है आपस में द्वंद्व सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, उसको जनता कैसे परसीव करती है ये तो चुनाव से ही पता चलता है। राहुल गांधी सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, या मोदी जी सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, ये आपको 13 मई को पता चल जाएगा, स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। क्योंकि तमाम मुद्दे हैं कर्नाटक के, लेकिन साथ साथ ये जो मुद्दा उठाया गया है भ्रष्टाचार का, जिस पर दोनों एक दूसरे को घेर रहे हैं। सरकार भी विपक्ष को घेर रही है ये कह करके कि सारे एक मंच पर भ्रष्टाचारी जमा हो गए हैं। 28 मार्च को प्रधानमंत्री ने खुद कहा ये बात। और वहीं प्रधानमंत्री डाउट से ऊपर नहीं है, ये बार बार बोल करके राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो क्या ये मुद्दे प्रभावी मुद्दे हैं? वहाँ के स्थानीय मुद्दे तो हैं ही कर्नाटक के, जिन पर लगातार चुनाव दर चुनाव होते रहे हैं, पर इन मुद्दों में क्या वो जो फ्लोटिंग वोट्स होते हैं, जो डिसाइडर वोट्स होते हैं, वो तय हो जाएंगे और 13 मई को एक ऐसा निर्णय आ जाएगा जो कि इस लड़ाई की परछाई के तौर पर होगा। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इस चुनाव के बाद बड़े क्रूशियल 3 राज्यों वाले चुनाव हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिंदी बेल्ट में, और फिर दक्षिण में ही तेलंगाना का एक और चुनाव। तो ये 4 चुनाव में कौन बढ़िया करेगा, भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती है या नहीं करती है, ये कर्नाटक पर बहुत कुछ निर्भर है। लेकिन कर्नाटक की राजनीति जो है इस बार राष्ट्रीय राजनीति से ज़्यादा प्रभावित इसलिए लग रही है क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहीं से आते हैं। दूसरा, ये जो बयान दिया गया राहुल गांधी के द्वारा जिस पर उनकी सदस्यता गई, वो भी कर्नाटक से ही जुड़ा रहा। तो कुल मिलाकर लग रहा, और संसद में जिस तरह से आरोप लगाते रहे कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, भ्रष्टाचार का मामला, वो भी 40% वहाँ पर कमीशन, वो वाली बात भी है वहाँ पर। कई जो भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है कि हिंदू वोटर्स हैं उनके, हिजाब का मामला वो भी वहाँ पर उठा है। तो कुल मिलाकर देखें तो वहाँ की राजनीति वो नेशनल लेवल पर भी घूमती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहाँ के जो मुद्दे हैं बेसिक, उनको अगर देखें तो। अब देखिए, केंद्र का मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा, राज्य में क्या ये मुद्दा प्रभावी है? आपने खुद गिनाया, एक तो वहाँ की सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार कहा जाता है। अब ये शब्द कहाँ से आया 40% कमीशन? दरअसल वहाँ के जो स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन है, जो ठेकेदार हैं उस राज्य के सरकारी ठेकेदार, तो उन्होंने बयान जारी कर दिया इस तरह का कि भाई सरकारें जो भी हों, येदियुरप्पा जी की हो, बोम्मई साहब की हो, ये सरकार 40% हमसे ले लेती है, कॉन्ट्रैक्ट जितने का भी हमको दिया जाता है 40% कट ले लेती है। और उसके बाद से ये चल पड़ा। तो भ्रष्टाचार इसमें जाहिर है कि अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये तो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा केंद्र हो गया, ये बहुत बड़ा आरोप हो गया। हालांकि कहा नहीं जा सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात ये है, देखिए कि अभी पीछे एक तस्वीर लोगों को दिखाई पड़ी, चेन्नागिरी के सांसद मादल विरूपक्ष, चेन्नागिरी के बीजेपी सांसद, उनके दफ्तर
से 8 करोड़ रुपए सामने आए थे और गिरफ्तारी भी अब हो गई है, पहले बेटे की, उसके बाद अब वो सबने देखा कि किस तरह से रुपए। तो वहाँ पर भ्रष्टाचार एक इशू है, जिसकी लड़ाई संसद में लड़ी जा रही है, वो वहाँ जमीन पर भी वो इशू है भ्रष्टाचार। पर मेरे कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार ही केवल इशू नहीं है, बहुत से ज़मीनी मुद्दे हैं। जाहिर है राहुल गांधी 5 अप्रैल को कर्नाटक पहुंचने वाले हैं और कोलेरू में उनका भाषण होने जा रहा है, पहला भाषण, और वो वही बातें कहेंगे जिन बातों की शिकायत लेकर के वो यहाँ दिल्ली में मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा, जिस भाषण के लिए उन्हें दंडित किया गया है वो कोलार में ही दिया गया था, कर्नाटक में ही दिया गया था, 2019 के चुनाव के दौरान दिया गया था। तो वो कहेंगे कि गलत क्या कहा था हमने। ये तमाम बातें वहाँ जाके वो शिकायत करेंगे वहाँ के लोगों से और पूछेंगे कि जो भाषण था हमारा जिसके लिए दंडित किया गया है, कांग्रेसी ये कहते हैं वहाँ जाके पूछना ज़रूरी है कि मैंने तो नीरव मोदी के लिए कहा था, क्या वो लौट कर आ गया है? मैंने तो ललित मोदी के लिए कहा था, क्या वो लौट कर के आ गया? अगर भ्रष्टाचार के आरोप इन संदर्भों में लगाए थे तो फिर दंड कैसा? तो ये पक्ष उभारेंगे वहाँ जाकर के। तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, पर स्थानीय मुद्दे बहुत हैं जिस पर मौजूदा सरकार बहुत मजबूती से काम नहीं कर पाई है, और वो भी अपने आप में एक अहम किरदार निभाएंगे। विपक्ष की क्या भूमिका नज़र आती है? क्योंकि प्रधानमंत्री जब जिक्र करते हैं तो कहते हैं सब एक साथ हो गए हैं, यानी कि जिन जिन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं ईडी और सीबीआई की, वो सब जो है एक मंच पर आ गए हैं। तो कर्नाटक के चुनावी परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहाँ पर विपक्ष का क्या रोल? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन विपक्ष का और जो दल है उनका क्या रोल? देखिए, अगर कर्नाटक की राजनीति को समझिए, चूंकि वहाँ के चुनाव को मैंने कवर किया है, तो जो समझ में आता है कि वहाँ 3 दल ही प्रमुख दल हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसने 2008 में दक्षिण का दुर्ग कहा जाता था कर्नाटक को, उसने दक्षिण के दरवाजे खोले। बीएस येदियुरप्पा का तमाम भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो सम्मान है वो इसीलिए है कि विंध्य पर्वतमाला के उस पार भारतीय जनता पार्टी ने कोई सरकार बनाई नहीं थी। तो पहला मौका जो दिलाया वो बीएस येदियुरप्पा ने दिलाया। लिंगायत समुदाय से आते हैं और बड़े नेता है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उनके आसपास घूमती है और लिंगायत पॉलिटिक्स के आसपास घूमती है। दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, यानी कि 2 राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी जो है वो 2013 से 2018 के बीच उसने सरकार चलाया और 2018 से लेकर 19 तक भी उन्हीं के समर्थन से सरकार चली थी। तो वो हमेशा सरकार में रहे हैं और काफ़ी दिनों तक रहे हैं। उनकी राजनीति जो है वो है मुस्लिम्स, बैकवर्ड्स और एससीज, कुछ इस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति गढ़ी है कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं, जो बैकवर्ड्स हैं और जो दलित्स हैं, इनको जोड़ करके बहुत पहले देवराज अरस हुआ करते थे वहाँ के नेता, उन्होंने अहिंदा बनाया था। अच्छा। अहिंदा, और इसी अहिंदा के टेम्पलेट को, इस अहिंदा में आते थे 3, इसमें आते थे बैकवर्ड्स, इसमें आते थे एससीज और इसमें आते थे माइनॉरिटी मुस्लिम्स। अच्छा। और इसी अहिंदा के दम पर तब भी सरकार बनी थी। और सिद्धरमैया जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं वहाँ पर, उन्होंने भी अहिंदा का ही समर्थन लेकर के 2013 में सरकार बना दी थी। दूसरे नेता वहाँ पर डीके शिव कुमार हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं और पार्टी को एक तरह से वो चलाते हैं, मजबूत नेता हैं। तो ये दूसरे। और तीसरा दल है पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी की पार्टी जेडीएस, जनता दल सेक्युलर। जेडीएस जो है उसके अभी फिलहाल नेता हैं एचडी कुमारस्वामी, और पिछली दफ़ा कांग्रेस और एचडीएस साथ थे और दोनों का जो सीटों का आंकड़ा था वो बीजेपी से कम था। 224 की सभा है, आप जानते हैं, तो 113 चाहिए वहाँ पर बहुमत के लिए। बीजेपी बहुत अच्छा कर गई, बहुत अच्छा कर गई, लेकिन 104 पर आकर रुक गई। 113 चाहिए था। मौका भी दिया उसको गवर्नर साहब ने कि आइए सरकार बनाइए, समर्थन हासिल कीजिए, लेकिन समर्थन नहीं मिल पाया। कांग्रेस और जेडीएस एक हो गए थे ही, और उन्होंने कुमारस्वामी जो कि जेडीएस के नेता थे उनके नेतृत्व में सरकार बनी। बाद में
फिर वो पार्टी तोड़ी गई, कुछ नेताओं ने रिजाइन किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए, जेडीएस के नेता, कुछ कांग्रेस के नेता, और इस तरह से सरकार फिर से येदियुरप्पा जी की बनी थी। तो ये सरकार कांग्रेस और जेडीएस वाली 14 महीने ही चल पाई थी, और दूसरी सरकार जो है वो पहले येदियुरप्पा 2 साल रहे और अब बसवराज बोम्मई हैं। तो ये तो वहाँ की राजनीति है। तीनों का सपोर्ट बेस क्या क्या है? ये जो देवेगौड़ा जी हैं, वोक्कालिगा समुदाय इनके साथ जुड़ा हुआ है पूरी तरह से। वोक्कालिगा समुदाय और लिंगायत और वोक्कालिगा, ये 2 समुदाय हैं कर्नाटक में जो सबसे महत्वपूर्ण समुदाय हैं, जिनके ऊपर राजनीति आधारित है। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लिंगायत बीजेपी के साथ रहते हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी लिंगायत है, येदियुरप्पा भी लिंगायत हैं। इस तरफ आ जाइए तो जेडीएस जो है वो वोक्कालिगाज की पार्टी है, उनके साथ वोक्कालिगाज और बैकवर्ड्स मुस्लिम्स और ये जो एससीज हैं, इनकी पार्टी कांग्रेस मानी जाती है। यानी कि उन्होंने जातियों में अपना बांट करके रखा हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये चीज़ें जो हैं वो भी तय करती हैं कि कैसे वहाँ की राजनीतिक जो खेल है वो वहाँ पर निर्णित होती है। क्योंकि ये मुद्दे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे के तौर पर तो बहुत अच्छे लगते हैं। वोटिंग जब होने लगती है तो कर्नाटक भी उत्तरी राज्यों की तरह ही है कि वो जातियों के आधार पर ही वोट करना शुरू कर देता है। राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दिया गया, ये मुद्दा क्या कर्नाटक में अहम मुद्दा रहने वाला है? क्या राहुल गांधी, क्योंकि अभी तक ऊपर की अदालत में ये कहा नहीं गया है, कुछ कहा नहीं गया है, जाकर वहाँ कोई अपनी याचिका नहीं दी गई है अभी तक राहुल गांधी की तरफ से, तो क्या ये एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर्नाटक में रहेगी राहुल गांधी की? हालांकि हो सकता है अभी 30 दिनों का वक्त उनको मिला था तो वो बाद में भले करें, लेकिन तब तक माहौल बनाया जाकर लग रहा है ये मुद्दा बन पाएगा। देखिए, ये तय होगा अगर राहुल गांधी अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं वहाँ। जब भारत जोड़ो यात्रा चली 7 सितंबर 2022 को, तो कहते हैं कि जो पहला टेस्ट ऑफ सक्सेस था कि भीड़ आ रही है नहीं आ रही है, वो कर्नाटक में ही महसूस हुआ था। और कर्नाटक में बावजूद इसके कि वहाँ बीजेपी की सरकार थी, उस यात्रा में कांग्रेस की यात्रा थी, लोग जुड़ते चले गए, बहुत से लोग जुड़े, और तमाम कोशिश राहुल गांधी की रही जब वो गुजर रहे थे पूरे कर्नाटक से, कि एक तरफ उन्होंने शिवकुमार को रखा और दूसरी तरफ सिद्धरामैया को रखा। डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया, पार्टी अध्यक्ष हैं डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया। वजह उसकी ये थी कि कांग्रेस वहाँ पर 2 गुटों में विभाजित है, एक शिवकुमार और दूसरे सिद्धरामैया, और ये गुटबाजी की वजह से नुकसान हो सकता है चुनावी, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बने, लड़ाई ये है। अब वहाँ जमीन तैयार है। कांग्रेस के पास पिछली बार हारने के बावजूद बीजेपी से वोट 2% ज्यादा आया था। हालांकि बीजेपी का मत प्रतिशत 20 से सीधे 36 हो गया था, 20 से सीधे 36, जो कि एक जबरदस्त छलांग थी। 2013 में 20%, 2018 में उन्हें 36% वोट आ गए थे। लेकिन कांग्रेस हारने के बावजूद उसने 2% ज्यादा वोट लिया था। तो कांग्रेस की जमीन तो है, मजबूत जमीन है वहां पर प्रश्न यहां पर यह है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को कितना भावनात्मक तरीके से लोगों से जोड़ सकते हैं। क्या वो अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं वहां पर और लोग उनकी सुनते हैं? क्या वो जाके कहते हैं कि देखो साहब, आप ही के यहाँ हमने ये बात बोली थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की कोशिश की थी और हमें दंडित कर दिया गया। तो इसको अगर वो कांग्रेस के दूसरे मुद्दों के साथ जोड़ लेते हैं तो एक बहुत अच्छा वहां पर माहौल तैयार होगा। क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं, जैसा कि आपने बताया भी, कि मुस्लिम एक पक्ष होकर के वोट करेंगे वहां पर। उसकी वजह है कि चाहे वो टीपू सुल्तान का मुद्दा हो, चाहे हिजाब का मुद्दा हो, ये सब मुद्दे जो हैं वो उसको वोट बैंक के रूप में एक करने में सफल हो गए हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट से हिजाब वाला फैसला भी नहीं आया है, तो वो एक तरफ हो जाएंगे। बैकवर्ड्स का सपोर्ट कुरुबा समुदाय से आते हैं सिद्धरामैया, बैकवर्ड्स का सपोर्ट उनको मिलता है, वो जेडीएस से और लिंगायत पार्टी कही जाती है बीजेपी, दोनों से ज़्यादा बैकवर्ड्स का सपोर्ट मिलता है। और तीसरी बात, एससी यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं वहाँ 17%, और 17% में जो हेर फेर कर दिया है, इस कुछ दिन पहले की बात है, वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने हिसाब से, वो एक बड़ा फैक्टर है। अगर वो
बहुत ज़्यादा आंदोलन का रूप लेता है, क्योंकि अभी येदियुरप्पा के घर पर जाकर के बंजारा समुदाय वाले उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि ये आपने क्या कर दिया है। अगर वो पक्ष में काम कर जाता है कांग्रेस के, तो फिर चीज़ें जो है कांग्रेस के लिए दुरुस्त नज़र आती हैं। ये ज़रूर है कि आज की तारीख में वहाँ पर स्थिति कांग्रेस की थोड़ी बेहतर है। टेस्ट होने वाला है, मतलब ये मान के चलें कि कर्नाटक ऐसा टेस्ट होगा जो आगे की भविष्य की राजनीति तय करेगा, कांग्रेस की भी, विपक्ष की भी, और खासकर राहुल गांधी की। देखिए, राहुल गांधी के लिए जो बिल्कुल तय करेगा, क्योंकि राहुल गांधी अगर इस भाव को लेकर के कर्नाटक जाते हैं और वहाँ अप्रिसिएशन उनको मिल जाता है, तो फिर आने वाले सभी चुनाव, चाहे वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के हों वो या फिर लोकसभा के चुनाव हों, हर जगह ये जो भ्रष्टाचार वाला लाइन चलेगा। लेकिन अगर उनकी हार हो जाती है तो कहा जाएगा कि अडानी मुद्दा तो चला नहीं, आप क्यों फिर आप एक बिजनेस हाउस को परेशान कर रहे हैं, ये तो चल नहीं रहा है, लोगों को इससे मतलब है नहीं, लोगों को मतलब जिससे है आप वो उठा नहीं रहे हैं। महंगाई, रोजगार, ये सब मुद्दे हैं लोगों के, आप वो उठाते नहीं हैं। आप पिछली दफा भी आपने राफेल उठा लिया था, इस बार आपने ये उठा लिया है, तो ये एक खतरा है। और भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाती है तो उसके लिए राह 2024 की आसान हो जाएगी। और वहाँ से पार्टी के अध्यक्ष भी आते हैं, तो ये भी एक सुगबुगाहट ये भी थी कि वो राहुल गांधी नहीं, बल्कि अब वो जैसे मनमोहन सिंह को आगे किया गया था, उनको भी किया जा सकता है, सुगबुगाहट थी। पर उसके लिए ज़रूरी है कि कर्नाटक जीते। कर्नाटक आप जीते हैं। मान लीजिए कि आप कर्नाटक से आते हैं, गुलबर्गा से आते हैं, और गुलबर्गा से कई बार एमएलए रहे हैं, शायद 8 बार एमएलए रहे हैं, फिर वहाँ की सीट से लोकसभा भी उन्होंने जीती है, और इस बार हार गए थे 2019 में। तो जिस व्यक्ति की वजह से हारे थे उसको शामिल करा लिया गया है। जिस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो छिटक करके चला गया था गुलबर्गा में बीजेपी की साइड में, माफ करें, तो उसको शामिल करा लिया गया है फिर से कांग्रेस में। तो इस बार संभवतः वहाँ से वो फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे, लग तो यही रहा है। तो वो अगर मान लीजिए कि उनकी मौजूदगी, और मैंने आपको बताई कि ये जो दलित वोट बैंक है इसका अपना एक खेल है, वहाँ वो एकमात्र राज्य है, या बहुत कम ऐसे राज्य हैं हिमांशु, जहाँ पर जो दलित वोट बैंक जो 17% उन्हें रिजर्वेशन मिला है, तो कम्युनिटी के अनुसार उसे तोड़ दिया गया है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि उत्तर की हिसाब से बात करें तो ओबीसी है, तो ओबीसी में यादव को कितना मिले, कुर्मी को कितना मिले, कुशवाहा को कितना मिले, इस तरह से ना तोड़ दिया गया है वहाँ पे। वहाँ के एससी कम्युनिटी में वो 17% है, तो इन्हें इतना मिले, इन्हें उतना मिले। अब पिछली दफ़ा मदिगा करके हैं, वहाँ पर एक एससी कम्युनिटी 6% है, और वो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हो गए थे पिछली दफ़ा, और बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। 6% बहुत ज़्यादा वोट होता है। मान लीजिए कि जैसे कहते हैं बिहार में पासवान समुदाय एक तरफा हो जाता है, जिसको भी सपोर्ट करता है, क्योंकि रामविलास पासवान के पीछे ही खड़ी रहती है वो पार्टी, अब उनके बेटे के पीछे। तो 6% अपने आप से चुनाव नहीं जीत सकता है, लेकिन चुनाव जितवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा देता है। तो मदिगा पिछली बार थे, अब इस बार बंजारा नाराज हो गए हैं बीजेपी से। लेकिन कौन खुश है? क्योंकि खुश लिंगायत और वोकालिगा होंगे। उसकी वजह यह है कि 4% जो मुसलमानों को वहाँ पर आरक्षण मिला हुआ था, एक ऑर्डर से उस आरक्षण को ख़त्म कर दिया है बीजेपी की सरकार ने, बोमाई ने, और वो बोल दिया है कि ये 2-2% बढ़ जाएंगे लिंगायत को और वोकालिगा को। तो क्या पूरे संपूर्ण वोट लिंगायत और वोकालिगा के मिलेंगे बीजेपी को? क्या वोकालिगा वाले जेडीएस को छोड़ देंगे, कुमारस्वामी और देवेगौड़ा को छोड़ देंगे? क्योंकि लिंगायत तो मिलते ही हैं बीजेपी को। क्या इस बार जो येदियुरप्पा जी हैं उनको साइडलाइन थोड़ा किया गया था, हालांकि बहुत प्रधानमंत्री पीछे जाकर उन्हें सम्मान दिया है, तो वो पूरी तरह से लगने वाले हैं ना? तो ये सब चीज़ें हैं जो कि तय कर रही हैं वहाँ की बीजेपी की राजनीति को। पर लोग कहते हैं ये कि 63 सीटें ऐसी हैं आज तक भारतीय जनता पार्टी जिसे जीत नहीं पाई है 224 में आज तक, तो ये 63 सीटें हमेशा उनके खिलाफ चली जाती हैं। एक तो ये हो जाता है, और दूसरा ये है कि वहाँ पर ना सरकारें बदलने की हैबिट है। कई राज्यों में, उत्तर में भी है, तो उन्हें
ये ट्रेंड तोड़ना पड़ेगा बीजेपी को अगर सत्ता में बने रहना है। और कर्नाटक एक ऐसे मोड़ पर चुनाव में घुस रहा है जहां केंद्र की ये जो वैमनस्य से भरी हुई राजनीति हमने पूरे संसद सत्र में देखा है, इसका प्रतिबिंब वहां पर पड़ने वाला है। तमाम लोग यहां से वहां जाएंगे और एक बड़ा ही जबरदस्त राजनीति का अखाड़ा होगा और उसमें उतरेंगे ओवैसी साहब और आम आदमी पार्टी भी। तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाना है। अब देखिए, गुजरात में 5 सीटें ले ली थी और 12% वोट काट लिया था। तो कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को मदद तो नहीं कर देगी। ओवैसी साहब जाकर के वो जो मुस्लिम्स का सपोर्ट कांग्रेस को मिलता है, तो उसमें फिजा बदल तो नहीं देंगे। क्या उनको वहां कैंडिडेट मिल जाएंगे लड़ने वाले? क्योंकि आम आदमी पार्टी को तो मिलने लगे। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है वहां पर, तो उतना मजबूत दावेदारी नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी ये फैक्टर्स तो हैं। चलिए, अभी कर्नाटक पर तो और भी चर्चा होनी है, कई और शोज करेंगे हम लोग। और आप बताइए, क्योंकि आज इलेक्शंस की डेट भी आ गई हैं, और आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दे हैं वो वहाँ पर कितने भारी पड़ने वाले हैं? विपक्ष के लिए कितना आसान होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना आसान होने वाला है वहाँ पर चुनाव लड़ना? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।